नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में स्थूल पदार्थों के गुण का ये दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा, और सामान्य विज्ञान के जितने चैप्टर अभी तक हो चुके हैं वो सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे ससंजक बल तथा आसंजक बल, यानी कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, केशिकत्व, श्यानता, उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्लवन का सिद्धांत। तो ये सारे टॉपिक आज के हमारे इस वीडियो में कवर होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक इस वीडियो को जरूर दे दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर टॉपिक स्थूल पदार्थों के गुण का दूसरा भाग। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, यानी कि ससंजक एवं आसंजक बल, केशिकात्व यानी कि कैपिलरी एक्शन, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, दाब यानी कि प्रेशर, उत्प्लावन बल यानी कि बॉयंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी प्रिंसिपल। तो ये सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ससंजक तथा आसंजक बल से। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पत्तियों के ऊपर जो पानी की बूंदें हैं वो एकदम गोल हैं। वो क्यों है, उसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? ससंजक तथा आसंजक बल का कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें समझना है। कई बार ऐसा होता है कि पानी पर अगर तेल की बूंदें डाल दी जाए तो तेल की बूंदें क्या होती हैं, वो पानी के सतह पर पूरी तरह से फैल जाती हैं। और तेल के अगर टैंक में अगर पानी की बूंद डाल दिया जाए तो क्या होता है, वो पानी अपना सबसे कम क्षेत्रफल में यानी कि सर्कल में वो अपने आप को सिकोड़ के रख लेता है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है, वो देखते हैं हम। तो हमने पढ़ा है आणविक सिद्धांत, है ना। तो आणविक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कोई भी पदार्थ है तो उसका जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे कणों से होता है, और ये जो कण होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अणु की जो संरचना होती है वो परमाणुओं के साथ होती है। अब अणु और परमाणु ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इनका आकर्षण दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है खुद के पदार्थों के बीच में, यानी कि एक ही पदार्थों के बीच में, और दूसरा होता है दूसरे अलग अलग पदार्थों के बीच में। ठीक है। तो अब जैसे पानी है तो पानी में अगर आप उंगली डाल रहे हैं तो पानी की संरचना अलग है, मानव शरीर की संरचना अलग है, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक। अब पानी में अगर आप उंगली डालेंगे तो पानी क्या होगा, आपकी उंगली पे आके चिपक जाएगा। अब ऐसे पारा है, Hg है, अगर उसमें आप उंगली डालेंगे तो क्या होगा, वो पारा आपकी उंगली पे नहीं चिपकेगा। ठीक। तो अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसी को हम क्या बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं, जिसकी वजह से हर एक पदार्थ अपने आप को व्यवस्थित रखता है। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और अगर ये भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में अगर ये आकर्षण बल लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आसंजक बल बोलने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यूज भी किया होगा, फेविक्विक होता है जो, वो आसंजक बल के ऊपर काम करता है। वो दो अलग अलग सतहों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। तो वहां पर क्या है, वो एडहेसिव मटेरियल है, एडहेसिव फोर्स है। ऐसे कई जगह इनका हमारे अपने जीवन में बहुत ही उपयोगिता देखने को मिलती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया, तेल से भरे टैंक में अगर पानी की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो जल की जो बूंदें होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ करके एक छोटा सा आकार लेती हैं। अब वो आकार किस शेप में होता है, किस आकृति में होता है, तो वो गोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि तेल तथा जल के बीच लगने वाला जो आसंजक बल है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें होंगी तो इनके बीच में क्या लगेगा, आसंजक बल लगेगा। तो तेल और जल के बीच लगने वाला जो आसंजक बल है वो जल के ससंजक बल से कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो जल है वो अपने आप को सिकोड़ करके, है ना, एक आकार धारण कर लेती है, गोल आकार धारण कर लेती है। और अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी कि पानी से भरा टैंक और उसमें अगर तेल की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो क्या होगा, तो तेल की जो बूंदें होती हैं वो एक पतली फिल्म बना लेती हैं और सबसे अधिक क्षेत्रफल जितना हो पाता वो उतने क्षेत्रफल में वो फैल जाती हैं। अब ये क्यों फैल जाती हैं? क्योंकि तेल तथा जल के बीच जो आसंजक बल है वो तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं हम केशिकात्व का कॉन्सेप्ट क्या है। जो कैपिलरी एक्शन होते हैं वो क्या होता है, केस बोला गया। तो केस का मतलब क्या है कि जैसे हमारे बाल होते हैं तो बाल भी क्या है कि अगर कांच की नली बाल की तरह हो, है ना, बाल की तरह हो
और ये नली दोनों तरफ से खुली हो। अब बाल से मैंने क्यों कंपेयर किया, क्यों तुलना की, क्योंकि बाल का जैसे है ना जो त्रिज्या होती है वो बहुत कम होती है, तो वैसे जो केस नली होती है उनकी भी जो त्रिज्या होती है बहुत ही कम होती है। तो कांच की नली जो दोनों तरफ से खुली हुई है और उसका बहुत कम त्रिज्या है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, केस नली बोल देते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार कि जो कांच की नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केशिकात्व बोलते हैं। यानी कि अगर कांच की नली को द्रव में रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होता है कि जो द्रव होता है वो केस नली में क्या होगा, या तो ऊपर उठेगा और या तो फिर वो नीचे की ओर जाएगा। अब इसका कंपेयर हम ऊपर नीचे कहां से बता रहे हैं, जो द्रव की जो सतह होगी ना उससे हम कंपेयर करके बता रहे हैं। तो द्रव की सतह से ऊपर चढ़ना या फिर द्रव की सतह से नीचे उस केस नली में आना, उसी को हमने क्या बोला, केशिकात्व बोला। अब ये जो घटना घटित होती है केशिकात्व की, उसके पीछे का जो मेन कारण है वो द्रव का पृष्ठ तनाव है। तो ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वो केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वो केस नली में नीचे उतर जाते हैं। तो इसको देखते हैं हम चित्र के माध्यम से, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा चित्र में विदित है, ये कैपिलरी ट्यूब यानी कि एक केस नली है। अब इस केस नली को एक बार पानी में डाला गया और दूसरी बार मरकरी यानी कि पारा के अंदर डाला गया। तो इनकी जो त्रिज्या होती है, जो केस नली की जो त्रिज्या होती है, उसके आधार पर है ना हम ये बता सकते हैं कि ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पानी में अगर हम केस नली को रखेंगे तो केस नली में जो देखने को मिलेगा वो उसमें राइज देखने को मिलेगा, पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा। और पारा में अगर देखेंगे तो ये पारा में जो सरफेस है उसका, उस सरफेस से नीचे ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब ये जो हाइट है इसका, ये जो हाइट है, ये हाइट और केस नली की जो त्रिज्या होती है उसके बीच में रिलेशन होता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि केस नली में जो द्रव है अगर उसकी हाइट h है तो रेडियस के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर रेडियस कम होगा तो हाइट उसमें ज्यादा होगी, और अगर रेडियस ज्यादा होगा तो उसके अनुसार केस नली में जो हाइट होगी वो कम होगी। ठीक है। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। रो क्या है, रो जो द्रव है उसका घनत्व है, जी क्या है जो ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लग रहा है वो है, और आर क्या है, आर जो है इसका केस नली की त्रिज्या है। ठीक है ना, इसके सेंटर से लिया गया, ये बताया गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम केशिकात्व के उदाहरण क्या क्या है। तो केशिकात्व का जो उदाहरण है वो हमें अपने पर डे की लाइफ में देखने को मिल सकता है। जैसे बहुत बड़ी एक समस्या है कि घर की दीवारों में सीलन आ जाती है। तो सीलन आने का कारण क्या होता है कि अगर पानी को केशिका नली मिलेगी, अगर केस नली मिलेगी तो वो क्या होगा, उसके अनुसार वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे घर की दीवारों में सीलन आ जाता है। ठीक है ना। अब जो पेड़ पौधे हैं उनमें हम पानी डालते हैं तो जड़ से पत्तियों तक जो पानी पहुंचता है उसके पीछे जो कारण होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है, केशिकात्व होता है। लालटेन हम यूज करते हैं, लाइट जब चली जाती है जलाते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल प्रयोग होता है। अब मिट्टी का तेल जो है, जो लालटेन की बत्ती है उसमें पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है, केशिकात्व के कारण पहुंचती है। मोमबत्ती जो हम जलाते हैं तो मोमबत्ती में क्या होता है, धागा होता है। क्या होता है कि मोम पिघल करके धागे में जो कैपिलरी होती हैं, जो केस नली होती है, उसके माध्यम से वो ऊपर चढ़ता है, और चढ़ने की वजह से क्या होता है वहां पे वो जलता रहता है। कब तक जलता रहेगा, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है। फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन में क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा तो जो निब होती है उसके बीच में चीरा लगा होता है। अब वो जो चीरा होता है वो केस नली की तरह काम करता है। तो इंक क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और उस केस नली के माध्यम से हमारे टिप तक आता है, और हम लिखते हैं तो सुंदर राइटिंग में देखने को मिल जाता है। ठीक। अच्छा, जो आज के दिन में चल रहा है, जो रिफिल वाले पेन हम यूज करते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। ठीक। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व के आधार पर कार्य करती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के पृष्ठ तनाव है ना देखने को नहीं मिलता है, ये पृष्ठ तनाव पर आधारित ही नहीं है। ठीक है। तो ये था केशिकात्व के उदाहरण। आइए इसके बाद समझते हैं हम श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होती क्या है। तो जैसा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पानी है, पानी के अंदर हमने कुछ कलर मिला रखा है, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर डाल रखा है, और दूसरा शहद है। तो दोनों को अगर स्वतंत्रता पूर्वक अगर गिराया जाए तो ये जो पानी है ये बहुत ही आराम से फैल जाएगा, लेकिन ये जो शहद है वो शहद इतनी आराम से नहीं फैल पाएगा। अब ये फैलने और ना फैलने का जो कारण है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है
वो विस्कोसिटी है, श्यानता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। तो मान लीजिए किसी द्रव को किसी सतह पर है ना फैलाया गया, तो जिस सतह पर बहाया जा रहा है वो ठोस सतह है। जैसे ये जो AB है हम इसको सतह मान के चलते हैं और इसके ऊपर किसी द्रव को हमने फैला दिया है, तो द्रव की जो परत इस ठोस सतह के तल के संपर्क में होगी वो स्थिर होगी, परंतु इसके ऊपर के जो भी होंगे, जैसे A हो गया, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये सब क्या होंगे, ऊपर के जो परत होंगे इनका जो वेग होगा वो बढ़ता जाता है, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, और जो टॉप की जो लेयर होती है उसमें सर्वाधिक वेग देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है, सबसे ऊपरी परत जो होती है उसमें सर्वाधिक वेग होता है। अब ये जितनी भी परत होती हैं तो अपने ऊपर वाली परत पर वो एक फोर्स लगाती हैं, एक बल लगाती हैं जो आंतरिक बल के रूप में जाना जाता है, और ऊपर वाली परत का जो वेग होता है उसको हमेशा कम करने का प्रयत्न करती है ना, जिससे उनकी जो सापेक्ष जो गति है वो नष्ट हो सके। तो इस प्रकार के जो आंतरिक बल होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं या फिर विस्कस फोर्स बोलते हैं। और द्रव में अगर प्रवाह की स्थिति बनाए रखना है तो श्यान बल के विरुद्ध जो वाय बल है उसे हमें लगाना पड़ता है। तो द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे ग्लिसरीन है और शहद है, तो पानी की तुलना में इनकी जो श्यानता होगी वो अधिक होगी, और इनका ताप के साथ भी संबंध होता है। तो जैसे ताप बढ़ाने पर जो द्रव है उसकी श्यानता घट जाती है, लेकिन गैस के साथ ये श्यानता बढ़ जाती है, और ठोस में श्यानता होती ही नहीं है। ये ठोस की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये ठोस का गुण ही नहीं है। तो यहाँ पर श्यानता हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं हम दाब के बारे में। तो दाब क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, इसके ऊपर जो बल लग रहा है, तो बल अगर F से हम दिखाएं और जिस क्षेत्रफल पे लग रहा है अगर उसे हम A से दिखाएं, तो दाब को अगर सूत्र में बांधें तो इस टाइप से हमारा सूत्र निकल के आएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब इसकी SI मात्रक अगर निकाले तो क्या होगा, जैसे बल है तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होगा, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार दाब का जो SI मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी टैंक से भरे पानी में हमें किसी एक बिंदु पर दाब को पता करना है कि कितना होगा, तो द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर, ये मान लीजिए जो गहराई है ये h है, तो h गहराई पे जो लगने वाला दाब होगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो दाब को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। तो D क्या है, इसको हम डेंसिटी बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो P इक्वल्स टू रो GH भी बता सकते हैं या HDG भी बता सकते हैं। एब्रीविएशन आप कैसा भी यूज कर लीजिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ठीक, आइए अब देखते हैं हम उत्प्लावन बल के बारे में। तो बॉयंसी फोर्स होता क्या है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। तो भार में यह जो आभासी कमी दिखाई देती है वो क्या होती है कि द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल की वजह से होती है, एक बल के कारण होती है। और यह जो बल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, या तो फिर इसे उत्क्षेप बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं हम आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज ने यह बात बताई थी। इसके बाद देखते हैं हम प्लवन का सिद्धांत। तो प्लवन के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अगर कोई वस्तु द्रव में है तो उस वस्तु पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। पहला है कि वस्तु का भार जो W है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा होता है द्रव का वस्तु पर उत्क्षेप यानी कि F जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में कार्य करता है। तो जैसा चित्र में हमें दिखाया गया है कि अगर ये कोई वस्तु है और ये कोई द्रव है, उसके अंदर ये है, तो नीचे से जो लगेगा इसको बॉइंट फोर्स बोलेंगे, और ऊपर से जो लग रहा है यानी कि जो पदार्थ है
जो वस्तु है उसका अपना वेट है वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो अगर वेट और बॉयंसी इनके बीच में रिलेशन होता है, कब ये तैरेगा कब ये डूबेगा, उसके ऊपर की कहानी है, तो वो देखते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव में तैरना या फिर डूबना इन दोनों बलों के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो W क्या है, ये वस्तु का अपना भार है, और F क्या है, उसके ऊपर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है उसकी कहानी है। तो अगर W ज्यादा होगा और F कम होगा तो इस स्थिति में जो परिणामी बल होगा वो W माइनस F होगा, और अंततः क्या होगा कि वो वस्तु नीचे की ओर जाएगी, द्रव में नीचे की ओर जाएगी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु उस द्रव में डूब जाएगी। और अगर ये W कम हो जाए और F ज्यादा हो जाए तो इसके अनुसार जो परिणामी बल आएगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा, और ऊपर की ओर कार्य करने की वजह से जो वस्तु होगी वो पानी में डूबने के बजाय ऊपर की ओर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी एक स्थिति आती है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि जो W है और F है दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इस स्थिति में जो वस्तु होती है वो स्वतंत्र रूप से तैरने लगती है। तो प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा यह द्रव तथा ठोस के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है, और इसका जो कैलकुलेशन है, इसकी जो गणना है वो इस फार्मूले के माध्यम से हम कर सकते हैं। ठोस के डूबे हुए भाग का आयतन डिवाइडेड बाय ठोस का कुल आयतन, ये बराबर होगा किसके, ठोस के घनत्व और द्रव के घनत्व के अनुपात के बराबर होगा। तो परिणामतः हम ये कह सकते हैं कि अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होगा तो ठोस द्रव में तैरेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर स्थूल पदार्थों के गुण का जो चैप्टर था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो प्रकाश से संबंधित होगा, लाइट से संबंधित होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, क्योंकि ये जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।